हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक चर्चा करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के लिए, हर नागरिक के लिए ये कानून जानना बेहद ज़रूरी है। खास करके लिए जो व्यक्ति ये कानून जानता है और आस पड़ोस में अगर ये देख रहा है कि उसके माता पिता जो वरिष्ठ हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, उनके जो औलाद हैं वो पूरे तरह से उनका देख रेख मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन्हें कहीं कानून में किस तरह से प्रावधान है कि उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मैंने आज एक ट्विटर पे जो है एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मैंने पाया कि जो एक अच्छी खासी फैमिली और अपने माता को जो वृद्धा आश्रम में छोड़ने जा रहा है, जिसने अपने बच्चों को पैदा किया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को संपन्न बनाया और बच्चों को हर सुख दुख समझा, उसे आगे किया, लेकिन ये नदारत नालायक बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम, अनाथालय, ऐसे तमाम जगह छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उनके माँ बाप भीख मांगने के पर जो है रोड पे भीख मांगने दिखाई देते हैं, अच्छे खासे लोगों के परिवार के लोग। और ख़ास करके लिए ऐसे संस्कार जो कर रहा है अपने माता पिता के साथ, तो ये समझ लीजिए कि आप हमेशा जवान नहीं रहेंगे। आपका भी एक एज आएगा और उस एज में भी आपका पड़ाव आएगा। आपके जो बच्चे वो उनका हालत हो, आपके जैसे अपने पिता के जिस तरीके से बर्ताव किए उस तरीके से आपके बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे। लेकिन जो समाज में अगर उन्हें मेंटेनेंस करने की बात कही गई तो लोगों को बारे में इस विषय में, इसका कानून के बारे में पता भी नहीं कि कोई कानून है कि नहीं है। अब उस कानून के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कानून है, लॉ है और कोई ज़्यादा खर्चीला नहीं है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। बस इसको यह है कि गांव के लोग हैं या कस्बे के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं या कोई संस्था जो NGO वगैरह चलाता है, जो गैर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा हो, और वो व्यक्ति जाकर जो है उसका जो है मदद कर सकता है, उसका हेल्प कर सकता है उसके माता पिता को। इससे संबंधित जो है एक कानून आया था, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यानी माता पिता और जो सीनियर नागरिक के जो है मेंटेनेंस के लिए, वेलफेयर के लिए कानून बनाया गया था 2007 में, जो सेक्शन 4 में कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, यानी माता पिता है और जो उसके सीनियर सिटीजन हैं, आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, अगर आपके जिनके कोई नहीं है, जो उनको देख रेख कर रहा है, जो उनके प्रॉपर्टी पर सुख भोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति का भी लायबिलिटी है कि वो क्या नाम है मेंटेनेंस करे। ऐसी मेंटेनेंस नहीं, जितने गरिमापूर्ण जितने वातावरण में आप रह रहे हैं उतना उसे मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मतलब हम जो है 1000 रुपया खर्च करते हैं दिन में और पिताजी के लिए 50 रुपया है, ये गलत है। अगर आप 1000 रुपया खर्च करते हैं तो पिता के पीछे 200 रुपया खर्च करना जरूरी है, तभी तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। दादाजी रोड पे भीख तो नहीं मांगेंगे, माताजी आश्रम में नहीं जाएंगे, ये सुनिश्चित करना है। मैं ऐसा कहूँ बताने वाला हूँ कि ये सब लोग कान खोल के सुन ले, अपने पड़ोस में, अपने आस पास अपने अहबाब को ये जरूर हमारा वीडियो शेयर करें। और कानून में अगर आपको कहीं मदद नहीं मिल पाएगा तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा जो नंबर होगा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स पे डाल दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मैं उनका एप्लीकेशन लिखूंगा और एप्लीकेशन का 1 रुपया नहीं लूँगा। और मैं चाहूँगा उनका विधिक परामर्श की जितनी भी सहायता होगी मुझसे संपर्क करें, कॉल करें, मैं उनकी सहायता करूँगा। तो आइए, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, यानी कि माता पिता के जो सीनियर जो नागरिक हैं उनके मेंटेनेंस की बात करता है।
कोई भी सीनियर सिटीजन्स हो या जिसके अकॉर्डिंग जो है मदर हो, फादर हो, यानी पिता माता हो, जो सेल्फ आपने अर्जन किया हो, या उसके जो है संपत्ति पर आप जो है संपत्ति पर अधीनस्थ हो, स्वयं की भरण पोषण करने में असमर्थ हो। उसकी संपत्ति है लेकिन वो अपना भरण पोषण करने में वो असमर्थ है। तो क्या हो सकता है? इसकी दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर, यानी माता पिता या दादी दादा की दशा में उसके एक से अधिक बालकों के विरुद्ध जो कोई आवेश नहीं हो, माइनर ना हो। सेकंड है, ये चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन अगेंस्ट सच और हिज रिलेटिव रेफर टू एन क्रॉस जी ऑफ सेक्शन 2। मैं सेक्शन 4 पढ़ रहा हूँ। उसके धारा जो है, किसी निसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके जो करीबी नातेदार जो उसके प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, सुख भोग ले रहे हैं, वो करीबी व्यक्ति, अगर नहीं भी प्रॉपर्टी है तो करीबी व्यक्ति उसको जो है धारा 2 के जो है जी के अंतर्गत जो है उसे मेंटेन करे। और धारा 5 के अधीन जो है आवेदन करने के लिए वो हकदार होगा। धारा 5 के तहत क्या है, वो आवेदन करेगा। किसको आवेदन करेगा, इसकी प्रोसीजर हम अभी आगे बताएंगे। तो अब सेकंड बात ये कहता है कि जो है द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रेन और रिलेटिव इन द केस में बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन स्टेंड टू नीड और सच सिटीजन सो डेट सीनियर सिटीजन में लीड अ नॉर्मल लाइफ, यानी कि किसी भी सीनियर सिटीजन का जो मेंटेनेंस करने के लिए यथास्थित बालक यानी चाइल्ड है या नातेदार को बांधता है, ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक जो विस्तारित होती हो, जिसके वरिष्ठ नागरिक एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके। क्या है, एक सिंपल लाइफ जी सके, उसे उतना मेंटेन होना चाहिए। अपने माता पिता का भरण पोषण करने में बालक की बाध्यता यथास्थिति ऐसे माता पिता या माता पिता दोनों की आवश्यकता तक विस्तृत होती है, जिसके से माता पिता को जो साधारण जीवन व्यतीत करे। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है या उसके पास पर्याप्त साधन है, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परंतु तब तक ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के उसके कब्जे में, उसके नागरिक की संपत्ति में वसीयत प्राप्त करेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी में आपको वसीयत कर दी गई है तो आप बाउंड है कि आप उनका मेंटेन करें। तो ये फोर्थ कंडीशन है। और ये बात है ना कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 22A 22B 22C 3 क्लास जोड़ने के लिए विधि आयोग ने संस्तुति दे दी है। और वो क्या चीज़ है मालूम है आपको? वो ये है कि अगर अपने माता पिता के मेंटेनेंस करने में उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी संपत्ति से खुद बेदखल कर देगा, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर वो संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, तो उस संपत्ति को राज्य सरकार के जो अधिकारी यानी पुलिस को निर्देश हुआ है कि उसको त्वरित कब्जा लेकर और माता पिता के हाथ में सुपुर्द कर दें। ऐसा कानून बना है। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया है। और बात यह है कि भरण पोषण के लिए आवेदन कहाँ होगा? तो देखिए, आप जो है इसकी मेंटेनेंस करने के लिए आवेदन करने के लिए ज़्यादा कोई खर्चीला नहीं। आपको भैया सरकारी वकील भी मिल जाएगा, आपका मुकदमा भी निःशुल्क लड़ा जाएगा, और आपको जितने भी ट्रिब्यूनल तक आपको जाना पड़े तो आपकी मुकदमे में कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कान खोल के सुन ले, 1-2 है, कोई खर्चा आपको नहीं लगेगा। केवल जो है आपको प्रोसीजर में फॉलो करना होगा। और प्रोसीजर जब फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये है किसी मेंटेनेंस कहाँ होगा? एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, एक एप्लीकेशन बनाइएगा। एप्लीकेशन में अपना डिटेल लिखिएगा, नाम लिखिएगा, आपके जितने भी उत्तराधिकार हैं, बच्चे हैं, उनका डिटेल लिखिएगा कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा मेंटेनेंस देने में फेल होता है। तो ये सारी डिटेल आपको लिखना है और लिख कर जो है आप क्लियर कर दीजिए, श्रीमान जी मुझे मेरा जीवन जो है
अस्त व्यस्त है, न मुझे खाने के पैसे हैं, न मुझे जो है रहने के आवास है, न मुझे जो है पर्याप्त दवाई मिल रही, हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो दयादीनी स्थिति बना है। कृपया आप संज्ञान लेकर हमको जो है न्याय के हित में न्याय दिया जाए। इवन दोस्तों मैं सेक्शन 5 की बात करता हूँ। सेक्शन 5 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 में भी जो मैंने 4 बताया है आपको, वो 5 में कंडीशंस हैं। कहता क्या कि बाय ए सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स इन द केस में बी, यानी यथास्थिति किसी जो सीनियर सिटीजन या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा। सेकंड, इफ ही इज इनकेपेबल बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय और हिम, यानी कि यदि वो निःशक्त है, अशक्त है, वो विकलांग है, डिसेबल है, और उसके द्वारा जो ऑथराइज है किसी अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई संगठन द्वारा किया जा सकेगा। और सेकंड बात ये कि द ट्रिब्यूनल में भी टेक कॉग्निजेंस सो मोटो, अगर कोई एक जो मैंने आज वीडियो देखा है, उस वीडियो में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सो मोटो ले सकते हैं, लेकिन ये नदारत है एडमिनिस्ट्रेटिव कि उसे ध्यान नहीं देती है। हम लोगों के आंखों में पड़ते हैं, प्रशासन की आंखों में नहीं पड़ता है। प्रशासन महोदय आपसे दरखास्त है कि आप जो वीडियो देखें उसे सो मोटो ले सकते हैं, सो मोटो ले सकते हैं। वो सेक्शन 5 के क्रॉस सी में बताया गया है। और उसके बाद में कहा कि एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन means any voluntary association registered under the Society Registration Act of the Activity of the other type being force, यानी कि इस धारा के अंतर्गत जो संगठन के बारे में जो संगठन सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। सेकंड है, ट्रिब्यूनल में भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन और ऑर्डर सच चिल्ड्रेन रिलेटेड टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ सच सीनियर सिटीजन including parent to pay sum to senior citizen including parents tribunal from to time direct। यहाँ क्या है भाई, यहाँ जिस दिन एप्लीकेशन पर जाए, और ये ट्रिब्यूनल को ना क्या है कि इंतरिम आदेश पारित करते हैं। इंतरिम फाइनल बाद में, इंतरिम उसी दिन साहब, उसी दिन से लेकर मेंटेनेंस का पैसा जोड़ा जाए, उनके माता पिता को दिया जाए, और वो फेल करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। अब थर्ड बात कहता है कि धारा 1 के अंदर भरण पोषण के आवेदन प्राप्त पर बालक के आवेदन की सूचना के पश्चात पक्षकार के सुनने को अवसर देने के पश्चात भरण पोषण की रकम जो है डिटरमाइन करेगा। जो उनके पेरेंट्स जो है उनके हैज़ को या हम सुनेंगे, और सुनने के बाद में आपका क्या पक्ष है उसको देखेंगे, उसकी कैपेसिटी देखेंगे, बच्चा कितना कमा खा रहा है, और उसके बाद में जो है और देने में फेल कर रहा है, तो जांचेंगे परखेंगे ना, और उसके बाद में मेंटेनेंस मानेंगे। ठीक है। फोर्थ कह रहा है कि भरण पोषण के लिए कार्रवाई के खर्च मासिक भत्ते हो तो धारा 2 के अधीन फाइल किए गए आवेदन के जो है यथासंभव व्यक्ति के आवेदन को सूचना के तामील की, यानी कि जब वो आवेदन कर दे, आवेदन की सूचना की आपको तामील हो जाए तो 90 दिन के भीतर क्या है इससे निपटारा कर देना चाहिए। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर जो है उस एप्लीकेशन का, किसका एप्लीकेशन का, सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स जो है उनका कितने दिन का एप्लीकेशन डिस्पोजल करना चाहिए? 90 दिन के तहत जो है उसका डिस्पोजल कर देना चाहिए। और उसके बाद में लेकिन प्रोविजो है कि दैट द ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड द सेट पीरियड वंस ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यार ये भी हो सकता है यार कि ज़्यादा होगा कि कई परिस्थितियाँ हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उसे एक अपवाद है कि 30 दिन और बढ़ा देगा, तो 90 30 कितना हो गया? 120 दिन। ठीक है।
जहां भरण पोषण के आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया हो तो उन एक व्यक्तियों की मृत्यु भरण पोषण संदाय जारी रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के दायित्व प्रभावित नहीं करेगा। एक से अधिक व्यक्ति हो उनको भी जो है मतलब बराबर होगा ना। मान लो एक सीनियर सिटीजन्स है या माता पिता उनके 4 बच्चे हैं और माइनर को छोड़ के जो 3 बच्चे हैं, 3 तो मेंटेन करेंगे ना, 3 कहाँ भाग के जाएंगे। उनका पार्ट बात देगा कि आप 500 500 500 1500 आप दीजिए, ठीक है, ये है। और 7वीं बात ये कहता है कि भरण पोषण की कार्रवाई खर्च के लिए कोई साबत्ता आदेश की तारीख से ऐसे आदेशित किया जाता है। भरण पोषण की कार्रवाई खर्च आवेदन की तारीख से संदेह होगा। जिस दिन आवेदन होगा उस आवेदन की तारीख से आपको पेमेंट करना होगा, ये बात कहता है। ऐसे बालक के नातेदार जिन्हें आदेश दिया जाता है कि पर्याप्त हेतु कार्य आवेदन के बिना आदेश का पालन करने में फेल रहता है तो ऐसे ट्रिब्यूनल आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना का उद्घाटन करने के लिए उपबंधित से दिए राशि उद्घाटन का वारंट जारी करेगा। अगर भैया आप क्या है आदेश हो गया है और आदेश का कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, फेल हो गया है, तो क्या करेगा, रिकवरी का वारंट जारी करेगा ना। क्या होगा, रिकवरी वारंट जारी करेगा, ठीक है। और ऐसे में तो भरण पोषण की कार्रवाई खर्च के लिए प्रत्येक महीने के संपूर्ण मासिक भत्ते उसी भाग से वारंट का जो है निष्पादन करेगा। बहुत बड़ी बात। और जो कंट्रीब्यूशन जो शेष भाग के लिए कारावास है उसका 1 मास तक हो सकेगा, जेल भी भेज देगा भैया। 1 महीने के लिए जेल भी चले जाओगे, अगर आप फेल करोगे तो जेल भी जाओगे। और ये संदेह होने के बाद शीघ्र ही किया जाता तो उनमें पूरा दंडादेश कर सकेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो आप दंड के भागी होगे। अब ये बातें हमने आपको बता दिया। अब वीडियो जब देखेंगे तो पूरा दृष्टि आपको क्लियर हो जाएगा। तो इवन दोस्तों मैं आपको जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।